देखिए बेटा, आपका जो है साइंस का टेस्ट पेपर सीरीज थर्ड जो है हो चुका है। अब हम इसके सॉल्यूशन या इसके आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक है, पहला इसमें सवाल है, विच इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया के अंदर सबसे ऊंची चोटी किसको कहते हैं, या सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट, K2, हिमालय, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। तो फर्स्ट का आपका ऑप्शन होगा, फर्स्ट का ए, माउंट एवरेस्ट। ओके, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सेकंड है, कीप योर बॉडी एन एंगल ऑफ वाइल क्लाइंबिंग, यानी जब आप कहीं ऊंचाई पर चढ़ रहे हो तो आपकी बॉडी जो है कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का, ताकि आप आसानी से चढ़ सकें। तो इसमें सही ऑप्शन होगा डी, 2 का ऑप्शन डी, 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट की एक्चुअल हाइट क्या है? 8700 मीटर, 8900 मीटर, 8600 मीटर, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है बेटा इसका 8900 मीटर, मींस ऑप्शन बी, 8900 मीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन 4, कुतुब शाही सुल्तान रूल ऑन। कुतुब शाही सुल्तान जो है उसने कहां पर रूल किया, कहां पर हुकूमत की? आगरा, दिल्ली, गोलकोंडा, केरला। तो आंसर इज गोलकोंडा, फोर्थ का ऑप्शन सी, गोलकोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा गया है कि मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहां पर है? तो मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी का तो है नहीं, ना राजस्थान का है, ना गुजरात का, फिर ऑप्शन बी बचा हमारा। तो मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट कहां का है? केरला का। तो फिफ्थ का ऑप्शन होगा बी, फिफ्थ का ऑप्शन बी, केरला। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सुनीता विलियम स्पेंड मोर देन मंथ इन स्पेस। सुनीता विलियम ने स्पेस के अंदर कितने महीने बिताए? 6 महीने तक रही वो, 4 महीने तक, 3 महीने तक, 2 महीने तक। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, 4 मंथ जो है वो स्पेस के अंदर रही। तो 6 का ऑप्शन आपका ए आएगा, सुनीता विलियम स्पेंड मोर देन 6 मंथ इन स्पेस। कितने महीने उसने स्पेस के अंदर बिताए? 6 महीने। तो आपका ऑप्शन क्या होगा इसका 6 का? ए, 6 का ऑप्शन आपका आएगा ए, 6 मंथ। Okay. Now the question number 7. Neil Armstrong was the first man to land on moon in year. नील आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया के सबसे पहले आदमियों में इनकी गिनती होती है जो चांद पर गए। तो ये पूछा गया है कि किस ईयर में वो चांद पर गए? 1968 में, 1969 में, 1965 में, नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन है इसका 1969। तो बेटा ये 1969 में चांद पर जाने वाले पहले आदमी हैं, इनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इसका 7 का ऑप्शन होगा आपका बी, 7 का ऑप्शन बी, 1969। ओके, नाउ 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन, यानी मलेरिया की जो बीमारी है वो सबसे ज्यादा कॉमन कब होती है? अब हम देखते हैं कि बारिश में क्या है, बरसात का पानी जो है वगैरह भर जाता है, जगह जगह मच्छर होते, तो इसमें मलेरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मलेरिया की बीमारी आमतौर से ये देखा गया है कि बारिश के मौसम में ज्यादा होती है। तो रेनी सीजन मींस ऑप्शन सी, 8 का ऑप्शन आएगा सी, रेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ब्लड टेस्ट डन फॉर मलेरिया शो। ब्लड टेस्ट जो मलेरिया के लिए किया जाता है वो क्या शो करता है? लार्वा के बारे में बताता है, हाउस फ्लाई मक्खी के बारे में, मलेरियल पैरासाइट के बारे में, या मॉस्किटो? तो सही ऑप्शन इज मलेरियल पैरासाइट। वो बताता है कि मलेरिया जो हुआ है आपका किस पैरासाइट की वजह से हुआ है। तो 9 का ऑप्शन सी, मलेरियल पैरासाइट, malarial parasite is the correct answer. Now 10th question, the bark of which tree is used to make medicine for malaria? ये कह रहे हैं कि किसकी छाल से मलेरिया की बीमारी का जो है इलाज किया जाता था या उसकी दवा बनाई जाती थी? तो उसका नाम क्या है? किंकोना, बेनियन, नीम, पीपल। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, किंकोना, ए ऑप्शन किंकोना, CINCHONA, किंकोना। अब 11 क्वेश्चन है आपका, द एक्सपेरिमेंट ऑन मॉस्किटो स्टोमक वाज कंडक्टेड बाय रोनाल्ड रॉस इन अ हॉस्पिटल एट।
अब ये एक्सपेरिमेंट जो मॉस्किटो स्टमक पर कंडक्ट किया गया रोनाल्ड रॉस ने हॉस्पिटल के अंदर, तो वो कब कंडक्ट किया गया था, कहां पर कंडक्ट किया गया? आगरा में, सिकंदराबाद में, दिल्ली में, लखनऊ। तो सही ऑप्शन है इसका सिकंदराबाद, बी। 11 का बी ऑप्शन है सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन इन अ पर्सन, यानी नॉर्मल रेंज हेमोग्लोबिन की किसी भी इंसान के अंदर क्या मानी जाती है? 12 से 16 ग्राम। तो सही ऑप्शन है इसका बी, 12 से 16 ग्राम, 12 to 16 ग्राम पर डे। ओके, नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज्ड बाय मॉस्किटो। ये पूछ रहा है कौन कौन सी बीमारी मॉस्किटो मच्छर के काटने से होती है। मलेरिया, ये भी मॉस्किटो के काटने से होता है। डेंगू भी मॉस्किटो के काटने से। चिकनगुनिया भी मच्छर से होने वाली बीमारी है। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। 13 का ऑप्शन होगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज। सारे ही ऑप्शन सही हैं इसके, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहली जो है औरत प्राइम मिनिस्टर इंडिया की कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, बीबी फातिमा, इंदिरा गांधी, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इंडिया की सबसे पहली जो है वो महिला जो है प्रधानमंत्री थी, यानी वो औरत प्राइम मिनिस्टर जो थी इंडिया की सबसे पहली कौन थी? इंदिरा गांधी। 14 का ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबसे पहली वुमेन प्रेसिडेंट इंडिया की कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन बी, प्रतिभा देवी पाटिल। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस, सबसे पहली औरत कौन थी जो स्पेस के अंदर गई? इंडिया का पूछा है। तो इसमें जो है किसका नाम आता है? कल्पना चावला। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 16 का सी ऑप्शन, कल्पना चावला। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो बेटा सबसे पहली जो है वुमेन आईपीएस ऑफिसर इंडिया की किसको कहा जाता है? कि किरण बेदी को कहा जाता है। ये सबसे पहली वुमेन आईपीएस ऑफिसर थी। तो 17 का ऑप्शन ए आएगा, किरण बेदी। ये सबसे पहली आईपीएस ऑफिसर थी। फिर क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कब पूछा गया है आपसे कि वो वॉज सॉइल बेस्ट फ्रेंड, यानी मिट्टी के सबसे अच्छे दोस्त किसको कहा जाता? सांप को नहीं कहा जाता, क्रैब को भी नहीं कहा जाता, अर्थवॉर्म को कहा जाता है। केचुआ क्योंकि मिट्टी को जो है क्या पोरस बना देता है, इसलिए इसको क्या है? बेस्ट फ्रेंड कहा गया सॉइल का, अर्थवॉर्म। 18 का ऑप्शन आएगा अर्थवॉर्म, मींस सी ऑप्शन। 19, वो वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के तीसरे प्रेसिडेंट का नाम क्या था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जो थर्ड प्रेसिडेंट थे इंडिया के बेटा वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। 19 का ए ऑप्शन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये थर्ड प्रेसिडेंट थे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि लॉक इंडस्ट्री, ताले की जो इंडस्ट्री है या फैक्ट्री है वो कहा, कौन सा शहर मशहूर है इसके लिए? अलीगढ़। यू नो वेरी वेल, लॉक इंडस्ट्री इज फेमस फॉर अलीगढ़। लॉक इंडस्ट्री जो है कहां पर है? अलीगढ़ के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, अलीगढ़। ओके, नेक्स्ट 21 बेटा, 21 क्वेश्चन में पूछा गया है परफ्यूम और फ्रेग्रेंट ऑयल जो है वो कौन सी जगह है जहां पर खुशबू का जो है कारोबार किया जाता है या खुशबू की चीजें बनाई जाती हैं जो फेमस है? तो इसमें अलीगढ़, पुरजा, कन्नौज। तो सबसे ज्यादा खुशबू जो इत्र वगैरह बनाई जाती है, खुशबू की चीजें, वो कहाँ बनाई जाती है? कन्नौज में। तो 21 का ऑप्शन है सी, सी आएगा कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा, ऑफ मिजोरम आर लिंक टू द फॉरेस्ट, मिजोरम का कितना हिस्सा जो है जंगल से जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3/4 हिस्सा जो है जंगल से जुड़ा हुआ है। तो 22 का ऑप्शन होगा आपका बी, 3/4। 23 में आपसे पूछा गया है कि द पार्ट ऑफ अर्थ विच कंटेन वाटर, यानी जमीन का वो हिस्सा जिस पर पानी पाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो क्या कहते हैं? हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी। इसका मतलब वो हिस्सा जो जिस पर पानी पाया जाता है वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोस्फीयर बेटा। उसका ऑप्शन क्या होगा बेटा इसका? 23 का ऑप्शन आएगा आपका सी, हाइड्रोस्फीयर, क्योंकि हाइड्रो का मतलब होता है पानी। तो हाइड्रोस्फीयर वो लेयर है जहां पर पानी पाया जाता है। 24,
द एनिमल विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, वो जानवर जो जमीन और पानी दोनों पर रहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक्वेटिक तो पानी वाले होते हैं, टेरेस्ट्रियल जमीन पे रहने वाले। एम्फीबियन किसे कहते हैं? जो दोनों जगह रहते हैं। तो सही ऑप्शन इसका होगा सी। 24 का सही ऑप्शन क्या होगा? एम्फीबियन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। 25 क्वेश्चन क्या है? 25 क्वेश्चन है, सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ। सनलाइट किसकी सोर्स है? सूरज की रोशनी से हमें सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। तो 25 का ऑप्शन होगा सी, विटामिन डी, जो हमें सूरज की रोशनी से मिलता है। 26, द बिगेस्ट बोन अवर बॉडी, हमारी जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? वर्टिब्रा, रिब्स, फीमर। तो सबसे बड़ी हड्डी जो है हमारी, जो जांग की हड्डी होती है, ये इसको क्या कहते हैं? हम फीमर कहते हैं। 26 का ऑप्शन सी, फीमर। ओके, 27 में बेटा आपसे क्या पूछा गया है? द साइंटिस्ट हु स्टडी रॉक, यानी वो साइंटिस्ट जो पत्थरों के बारे में स्टडी करते हैं, पत्थर के बारे में बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जियोलॉजिस्ट। तो हम क्या कहते हैं? जियोलॉजिस्ट। क्योंकि जोलॉजिस्ट उसे कहते हैं जो जानवरों के बारे में पढ़ाते हैं, बॉटनिस्ट उसे कहते हैं जो फूल फूल पत्तियों के बारे में बताते हैं, एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं। तो जियोलॉजिस्ट कौन से होते हैं? जो पत्थरों के बारे में स्टडी करते हैं। तो 27 का करेक्ट ऑप्शन ए, जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन में क्या पूछा गया? द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर बाय। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी किससे नापते हैं हम बेटा? सीस्मोग्राफ। 28 का ऑप्शन होगा ए, सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे क्या पूछा गया बेटा? लाइट एंटर आई, हमारी आंखों के अंदर जो रोशनी दाखिल होती है वो किस पार्ट की वजह से दाखिल होती है? ऑप्टिक नर्व की वजह से, लेंस की वजह से, रेटिना की वजह से, पपिल की वजह से। तो 29 का डी, पपिल। अब क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है, फूड एक्सपोज टू फ्लाई मे काज, यानी वो खाना जिस पर मक्खियां बैठ रही होती हैं, तो उससे कौन सी बीमारी होती है? टीवी की बीमारी नहीं होती, पोलियो की बीमारी भी नहीं होती, ना डिप्थीरिया होता, क्या होता है? डायरिया होता है। तो डायरिया कहते हैं उल्टी दस्त को। तो ये क्या कहलाता है? डी ऑप्शन 30 का आएगा, डायरिया। DIARRHOEA। ओके, तो बेटा ये सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट हो गए और हम उम्मीद करते हैं कि आपके सब समझ में आ गया। वीडियो में आपका इस्तकबाल है। उम्मीद है कि जो आपका पेपर गया है वो बहुत ही अच्छा होगा। और इस आइए हम इस वीडियो में जो क्वेश्चन थे उसके जो सवालात थे उसके जवाबात डिस्कस करते हैं। अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो हम उसको भी आपके शक को और दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन थे वो आपके वही जो के नोट्स बनवाए गए थे उसी से ही सहारा दिया गया है और हमने निकालने की कोशिश की गई। जिस तरीके पर एमयू वाले एमयू क्या नाम है क्वेश्चन और बना करके आपके सामने पेश करता है, उसी तर्ज पर हम भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि हो सकता है इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन ही एज इट इज़ रिपीट हो आपके एमयू के पेपर में। तो जो इस जो उर्दू सब्जेक्ट में पहला 31 क्वेश्चन, यानी जो क्या नाम है, तो उर्दू का जो पहला क्वेश्चन और क्या नाम है सीरीज का 31 यानी 31वां क्वेश्चन है, वो है कि जहाज या कश्ती का लकड़ी से तैयार किया हुआ खंभा जिससे कपड़ा बांध कर बागबान बनाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? आपके जो सबक ने उन्हें हालों में उसमें आपको मस्तूल के मानंद करार दिया गया और इसी को मस्तूल कहते हैं। तो जो 31 का क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी, मस्तूल। मस्तूल ये सही है। और उसके जो 32वां जो क्वेश्चन है उर्दू का, उर्दू सब्जेक्ट का दूसरा क्वेश्चन है, वो है ग्रामर से मुतालिक, जो आपके ग्रामर जो आपको लिखवाए गए, पढ़ाए गए, समझाए गए, उसी से एक क्वेश्चन ये है कि ऐसा जुमला जिसमें फेल फाइल के साथ मिलकर पूरा मतलब बता दे उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है, ऑप्शन ए, फेल लाजिम। फेल लाजिम। दो, ये जो है एक तो ऐसा होता है कि जो ऐसा जुमला, ऐसा सेंटेंस, ऐसा ऐसा सेंटेंस जिसमें फेल और फाइल यानी
फेल और फाइल मिल करके पूरा माना बताते हैं सूरज निकला। ये फेल फाइल मिलकर के पूरा माना बता दे रहे हैं तो इसको फेल लाजिम कहेंगे। और अगर ऐसा जुमला है जिसमें फेल फाइल और मफूल की जरूरत पड़े तो उसको कहते हैं फेल फेल मुताद्दी। उसको हम फेल मुताद्दी कहते हैं जिसमें मफूल की जरूरत होती है, और जिसमें सिर्फ फेल और फाइल से जुमला पूरा हो जा रहा है, माना पूरा बता दे रहा है, तो हम उसे फेल लाजिम कहते हैं। हम उसे फेल लाजिम कहते हैं। तो जैसे अगर फेल मुताद्दी ये है कि जैसे हमने खाना खाया या सेब खाया, तो इसमें एक नहीं हो रहा है, उसमें पूरा मतलब फेल भी हो रहा है, फाइल भी आ रहा है और मफूल भी आ रहा है। और अगर सिर्फ मतलब फेल और फाइल आ रहा है, जैसे सूरज निकला, सूरज निकलना फेल हो गया और सूरज फाइल हो गया, तो इसे हम फेल लाजिम कहते हैं। और अगर मफूल आएगा तो वो फेल मुताद्दी होगा। और जो इसके यानी 33वां जो क्वेश्चन है वो है, बहुत से छोटे कीड़े जो बगैर दूरबीन के नजर नहीं आते, क्या 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 कहते हैं हम उनको, क्या कहा जाता है? तो ये जो 33वां क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी जरासीम। तो जरासीम ऐसे कीड़े होते हैं जो बगैर खुर्दबीन की नजर नहीं आते, तो उसको हम जरासीम कहते हैं। ये आपके जो सेहत और सफाई वाला जिसमें मसाम का जिक्र है, मसाम जो छोटे छोटे हमारे जिसमें में जो छोटे छोटे सुराख होते हैं जिससे पसीना खारिज होता है, उसको मसाम कहते हैं। तो वो उसी से यानी जो गंदगी से जो जरासीम पैदा होते हैं वो हमारी सेहत हमारे जिस्म पे असर करते हैं। तो यही वो है, वो ये जिसको हम जरासीम कहते हैं। और यही एक कीड़े होते हैं जिसको हम देख तो नहीं सकते, बड़े कीड़े की शक्ल में नहीं है, लेकिन ये छोटे कीड़े जो बगैर खुर्दबीन के नजर नहीं आते, उसे हम जरासीम कहते हैं। फिर जो 34वां क्वेश्चन है यानी सब्जेक्ट का चौथा और सीरीज का 34वां क्वेश्चन है, वो है डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के नाम से मंसूब ऑडिटोरियम और हेल्थ सेंटर कहाँ कायम है? तो जो जामा मिलिया इस्लामिया में ही इनका कायम है। तो इसका जो ऑप्शन जो है वो ए सही होगा। 34वां का ए ऑप्शन सही होगा, जामिया मिलिया इस्लामिया। इसी जामा मिलिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में इनकी तदफीन भी हुई है। तो ये वहाँ के अमीर चांसलर भी थे। तो जब अमीर चांसलर थे तो वहाँ पे जो सेंटर कायम हुआ था वो इन्हीं के नाम के से मंसूब किया गया, जो उस क्या नाम है हेल्थ सेंटर को। और ऑडिटोरियम जो है तो उसको इसी वजह से इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि उनके नाम से मंसूब, उनके नाम पे जो ऑडिटोरियम है और हेल्थ सेंटर वो कहाँ पे है? तो वो जामिया मिलिया इस्लामिया में है। और यहीं के वो अमीर चांसलर भी थे और यहीं पे उनको दफन भी किया गया, उनकी तदफीन यानी मज़ार उनकी जामिया मिलिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में। फिर 5वां जो क्वेश्चन इस उर्दू सीरीज का है और पूरे जो पेपर का वो 35वां जो क्वेश्चन है वो ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद फौज के साथ किसके मज़ार पर हाजिरी दी? तो जब हमने अभी पढ़ा था बहादुर शाह जफर के बारे में, तो उनमें सुभाष चंद्र बोस ने उनके मज़ार पर हाजिरी दी थी और बहादुर शाह जफर के जो बाकियात थे उनको हिंदुस्तान लाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। तो इसका जो ऑप्शन बी सही है, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, इसका ऑप्शन जो बी है वो सही है, बहादुर शाह जफर। तो ये क्योंकि ये जो ड्रामा सजाया गया था जश्न आज़ादी के मौके पर, जिसमें आबिद ने ड्रामे में हिस्सा लिया था और उसने अपने वालिद साहब से ड्रामे जंग आज़ादी के बारे में पूछा था। तो जंग आज़ादी के बाद जो पहली जंग आज़ादी हुई थी उसमें जब अंग्रेज़ों ने इनको क्या नाम है इन पे मुकदमा चलाया और उनको गदर का यानी जो जंग आज़ादी का जो मुजरिम करार दिया गया, तो उनको उन पे मुकदमा चलाया गया और मुजरिम करार पाए गए। तो इनको मुल्क बदर कर दिया गया, रंगून भेज दिया गया, रंगून में ही इनकी वफात हुई। और फिर उन्होंने ख्वाहिश जारी की थी कि मुझे हिंदुस्तान में दफन किया जाए, लेकिन उन्होंने उन्होंने अंग्रेज़ों ने उनकी बात को नहीं माना और वो वहीं पर तदफीन उनकी हुई। जब सुभाष चंद्र बोस जी, नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने जब उनके मज़ार पर हाजिरी दी तो उनके नाम है उनके बाद उनको बाकियात को हिंदुस्तान लाने की ख्वाहिश की। तो यही जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि किसी कौन से गए थे?
तो उनके बारे में बयान किया गया है कि नेता सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद फौज के साथ इनके मैदान पर हाजिरी दी थी। और यही क्वेश्चन जो सैयद बहादुर शाह सफर के मैदान पर नेता सुभाष चंद्र बोस ने हाजिरी दी थी। उसके बाद जो है आपका जो छठा क्वेश्चन उर्दू सीरीज का है, और पेपर का जो 36वां क्वेश्चन है वो यह है कि मुहाल के क्या माने हैं। जो मुहाल है उसके क्या माने हैं, तो मुहाल के माने मुश्किल होता है जो काम, मतलब है कि, और ये जो इसकी जो ऑप्शन है वो ए सही है। मुहाल का जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो मुहाल के माने मुश्किल है, तो इसका जो ऑप्शन ए सही है। मुश्किल सही है, ए सही है, यानी मुश्किल के माने क्या होता है, मुहाल। तो उसके बाद जो क्या नाम, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सातवां सातवां जो क्वेश्चन उर्दू सब्जेक्ट है सीरीज का 37वां क्वेश्चन है, वो ये है कि मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली ने जापान में किस नाम से अखबार जारी किया। जब पेरिस में थे ये, तो ये अल इनकलाब के एडिटर थे, और जब ये क्या नाम है जापान में गए हैं, जब वहाँ जापान में गए तो जब जापान में, तो उन्होंने इसी के नाम से पार्टी भी कायम की थी, और इसी नाम से उन्होंने एक अखबार भी जारी किया था, इस्लामिक फेरेनिटी। तो ये जो इसका ऑप्शन जो है वो सातवें का बी सही है, यानी 37वें का ऑप्शन बी। इस्लामिक फेरेटर इस्लामिक फ्रेटर्निटी, इससे पहले भी ये एमयू में क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो ये जो आपने जो यानी वो है कि ये क्या नाम है, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली ने जब वो क्या नाम है एक अल इनकलाब में, जब पेरिस में जो थे तो अल इनकलाब के एडिटर थे, और जब वो जापान में थे तो क्या नाम है इस्लामिक फ्रेटर्निटी के नाम से इन्होंने क्या नाम है अखबार निकाला था। तो उसके बाद जो आपका ये 8वां क्वेश्चन उर्दू सब्जेक्ट का और सीरीज का 38वां क्वेश्चन है, वो ये है कि गुरु ग्रंथ में किसकी तालीमात जमा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी महावीर जैन, ऑप्शन सी गुरु नानक। तो ऑप्शन सी इसका सही है, गुरु नानक। गुरु नानक की जो तालीमात है, जो सिख मजहब की जो तालीमात है, गुरु ग्रंथ में जमा है, जो सिख मजहब के लोग मानते हैं वो, इस यानी सिख मजहब की सबसे मुकद्दस किताब जो है वो गुरु ग्रंथ है, और जो इसमें जो तालीमात हैं वो गुरु नानक के जमा सी किए सी गए का हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो इसमें ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसका याद रखिए, सीरीज सी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो उत्तर है, ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग इसका डी उत्तर होगा 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला सर्वनाम होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला ऑप्शन होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला इसका सर्वनाम का भेद होता है। इसमें भी आपको पता होगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है। फिर होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष।
ठीक है। अन्य पुरुष, निश्चयवाचक सर्वनाम के भेद नहीं होता इसके अंतर्गत, तो दूसरा हो गया। तीसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम का भी कोई भेद नहीं होता है। चौथा होता है निजवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा होता है आपका अंतिम प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो ये स्पष्ट हो गया कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। डी ऑप्शन है और ये आपके इसमें दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन है बंदर, बकरी, मोती कुत्ता, काली गाय। तो देखिए बंदर जो है, बंदर एक विशेष पशु के बारे में बता रहा है। पशु है तो जाति के विषय में बता रहा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक नहीं होगी बंदर। दूसरा है बकरी, तो बकरी भी पशु है, उसका कोई नाम नहीं है, सिर्फ वो एक पशु है, इसलिए वो जातिवाचक होगी, व्यक्तिवाचक बिल्कुल नहीं होगी। और जो डी ऑप्शन है काली गाय, तो काली जो शब्द है वो विशेषण है, गाय संज्ञा है लेकिन जातिवाचक संज्ञा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है सी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी जो ऑप्शन बचता है वो, उसका सही उत्तर होगा सी, मोती कुत्ता। देखिए ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है। कुत्ता जो शब्द है ये जातिवाचक है, ठीक है, ये जातिवाचक है, लेकिन उस कुत्ते का नाम भी है मोती। आपको पता होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी होती जो नाम हो, जिसका किसी स्थान का नाम हो, जगह का नाम हो, पशु का ही क्यों ना नाम हो या इंसान का नाम। अगर मान लीजिए यहां पर होता इंसान, मानव, तब भी ये जातिवाचक हो जाता क्योंकि एक पार्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है। यहां पर कुत्ता तो है परंतु उसके साथ मोती शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा में मोती कुत्ता, ये होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की दूसरी कामकाजी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत में दूसरी कामकाजी भाषा है। देखिए भारतीय संविधान में जो कामकाजी भाषा है वो 2 है, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो एक हिंदी है और दूसरी दूसरी जिसमें ज्यादातर काम हमारे देश में जो सरकारी कामकाज है, कार्यालय की भाषा है, सरकारी ऑफिस में, दफ्तरों में, कोर्ट में, सेना में, यहां तक कि मंत्रालय में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो है अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी ये पहली है, याद रखिए हिंदी पहली भाषा है, पहली कामकाजी भाषा है, और ये है दूसरी। दूसरी तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है ए, इसका उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 का ए होगा, अंग्रेजी भाषा दूसरी कामकाज की भाषा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है यश शब्द का सही विलोम क्या है? ऑप्शन है वियश, अमयश, अपयश, निंदा। देखो वियश तो नहीं हो सकता, ठीक है, वियश कोई शब्द नहीं होता, अमयश, अमयश भी नहीं है, और निंदा बिल्कुल इसका समानार्थी होता, विपरीत होता है। लेकिन इसमें एक अंतर है, निंदा शब्द में निंदा का मतलब होता है बुराई करना, और अपयश का मतलब बुराई करना बिल्कुल नहीं होता। अपयश का मतलब होता है बुरा, लोगों बुरी छवि, यानी लोगों में वो बुरी तरीके से बदनाम व्यक्ति है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, अपयश। यश का विलोम होगा अपयश।
क्वेश्चन नंबर 5, स्कंद शब्द का तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 5, स्कंद का तद्भव शब्द है। स्कंद, स्कंद का अर्थ क्या होता है आप लोगों को पता है? ऑप्शन है मकरंद, बी है कंधा, सी है प्रबंध, डी है कोहनी। तो इसका सही उत्तर होगा बी, स्कंद। सही उत्तर होगा इसका स्कंद। देखिए ये क्वेश्चन फिर से आया है। रोटी शब्द किस भाषा का है? रोटी शब्द किस भाषा का है? पिछली जो सीरीज थी उसमें ये रोटी शब्द पूछा गया था। उसमें ये पूछा गया था ये किस तरीके का शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, देश है, विदेश है। तो उसका ऑप्शन था विदेश है। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये किस भाषा का है। मैंने बताया भी था कि रोटी जो शब्द है वो तुर्की भाषा का है। रोटी शब्द है तुर्की भाषा का है, ठीक है, तुर्की भाषा का शब्द है। और ऑप्शन में जो है वो डी दिया गया, डी तुर्की भाषा का है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर अचार शब्द किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन में तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। अचार, अचार शब्द क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा, अचार शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो अचार शब्द का सही जो होगा वो है विदेशज। अचार दरअसल विदेशी है। हम लोग अक्सर समझते हैं कि अचार भारतीय व्यंजन है, खाद्य पदार्थ है भारतीय, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि अचार जो है वो विदेशी है, ठीक है, अचार विदेशी है। अब अगर आपसे पूछा जाए, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसका उत्तर यही होता है कि ये विदेशी है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी आएगा। लेकिन मान लीजिए ये सवाल आ जाए कि जो अचार शब्द है वो किस भाषा का है, तो आपको पता होना चाहिए अचार पुर्तगीज का है, पुर्तगाली भाषा का है। अचार पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ये भी पता होना चाहिए। अंतिम क्वेश्चन है सीरीज का, लीची शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन है चीनी, फ्रेंच, अरबी फारसी और डी है पुर्तगाली। चीनी, सही उत्तर होगा चीनी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि लीची किस भाषा का शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा लीची चीनी भाषा का शब्द है। ए है इसका ए दिया गया है, चीनी शब्द, ठीक है। Now, welcome students. Now it's time for English series C. I hope the test paper series B went well. It was pretty easy. Let's move to series C. Okay. First question. Cycling is a healthy sport. What is cycling referring to here? Question number 1. Question number 1 says that cycling is a healthy sport. ठीक है, cycling. What is cycling here? The options are, is it a verb, a gerund, or a noun, or a tense? Now, cycling. ठीक? Cycling is a healthy sport. अब वैसे साइकिलिंग क्या होता है? एक वर्ब होता है. इट इज एन एक्शन परफॉर्म्ड ऑन अ बाइक इज कॉल्ड साइकिलिंग, राइट? बट सेंटेंस क्या है? साइकिलिंग इज अ हेल्दी स्पोर्ट. Subject is not performing an action. Subject is not doing cycling. We are just talking about cycling. That cycling is a healthy sport. Yani we are giving a name to a particular sport, and that name is cycling. So those words which behave as 50% noun and 50% verbs. Why I am saying 50% verb? Because cycling is a verb. We do cycling, we cycle. But in the given sentence, cycling is not happening. It is not into action. We are just talking about cycling, that it is a healthy sport. Why I am saying noun? Because noun is a name of anything, right? And we are giving name of a particular sport which is healthy, and the name is cycling. So 50% noun, 50% verb.
So these words are called as gerund. Gerund. So the correct option for question number 1 is B. Option B, which is gerund. Next, okay, let me just first erase it. 2. Tick. Now, second question says that we dash to respect our elders. We dash to respect our elders. Now, when you look at your options, we dash to respect our elders, what does it tell? It tells about a moral duty. That it is our duty to respect the elders, right? The options are would, should, ought, or may. Would, should, ought, or may. Now, would is not applied with moral duties. May is not applied with moral duties. So, बचा क्या हमारे पास? Should or ought. Now, both of them are applied with moral duty. But the sentence is, we dash to obey our parents, right? It can be we should obey our parents. सुना भी होगा बहुत बार. But if you look after blank, यहाँ पे दे क्या रखा है? To. So it can't be we should to obey our parents. It would be we ought to. As you have already learned in your class, ought and should both have exactly same applications. If अगर यहाँ पे to नहीं होता, तब correct option आपका should होता. We should obey our parents. But because यहाँ पे to है, तो correct option क्या हो जाएगा? Ought. So for question number 2, the correct option would be C. Ought. Next question. Question 3, abstract noun of brave. Abstract noun of brave. Now, brave is an adjective. Adjectives are those words which modify noun or pronoun. An abstract noun is a name given to a feeling, to an emotion, to a state of movement, right? So, brave का है bravery. Bravery. So, correct option is C. Question 3, correct option is C. Okay, next question 4. Feminine of peacock. Feminine of peacock. Now you know the feminine of cock is hen, right? So वही same यहाँ पे हो जाएगा peahen. So correct option for option 4. The correct option for question 4 is again C. Peahen. Okay. Question 5. Plural of goose. Question number 5. Plural of goose. The plural of goose is geese. Option D. The plural is geese. Okay. Next question. Question number 6. Kolkata is a large city. Kolkata is a large city. अब इसमें क्या करना है? Identify adjective here. तो अभी मैंने बताया that adjectives are those words which modify noun or pronoun, right? So Kolkata is a large city. Noun क्या है? कोलकाता. Proper noun. ठीक. अब कोलकाता को हटा के is a verb, we all know. A is an article. Large city. So the word large is talking about Kolkata. The word large is modifying noun. That what is the size of Kolkata city? It is large. So this word is talking about proper noun. And words that talks about noun or pronoun, words that modify noun or pronoun, those words are called adjectives. So the adjective in this sentence is large. So for question 6, the correct option would be D. That is large. Question number 7. Question number 7 states that I ate dash rice. I ate dash rice. Some or any. I
ate dash rice. Either it would be any, either it would be some, or it could be both A and B, or it would be none. So I ate dash rice. The trick to find out that whether you have to apply some or any is that some is used with affirmative sentences and any is used with negative or interrogative sentences. I ate rice. There is no use of not, didn't, doesn't, never. No use. कहीं भी नहीं लिखा हुआ है no, not, never, didn't. यानी it is not an negative sentence. अगर negative sentence होता तो यहाँ पे no, not, did not, doesn't ऐसा कुछ होता. There is no question mark here. So obviously it is not an interrogative sentence. So बचा क्या? Affirmative. So this is a affirmative sentence. And in affirmative sentence we apply some. So I ate some rice. So for this question, the correct option would be B. I ate some rice. Next is take the correct option of question number 8. Take the correct option of Merry. You know Merry Christmas, that Merry. Now options are Merry. Spelling difference hai. Okay. Let me just. Now Merry is a positive degree and we have to take the correct comparative degree of Merry, right? Comparative degree is made either by applying R or ER or more. Okay, in that way we make comparative degree. So we have learned in class that one of the rules for making comparative degree is that if your word ends with Y, if your word ends with Y and the alphabet present just before Y, the preceding alphabet before Y is a consonant. Is a consonant. What is a consonant? The alphabets excluding vowels. A E I O U vowel. बचे हुए जितने भी हैं वो सारे क्या हो गए? Consonant. So if the word ends with Y and the preceding alphabet is a consonant, then Y is changed into I E. Okay, it is changed into I and then you can apply ER or you can apply, okay, it is changed into IE and then you can apply R because you are changing it into comparative degree. So for comparative degree you have to apply R or ER. So MERRY, we have Y, the preceding alphabet is a consonant. So ये तो होगा ही नहीं because I में change हो जाता है. ये भी नहीं होगा because I में change हो जाता है. ठीक है, ये हमारा हो सकता था. क्यों नहीं होगा? बिकॉज मेरी की स्पेलिंग क्या है? MERR, बट यहाँ पे कितना आर है? सिंगल आर, तो ये भी नहीं होगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, ऑप्शन नंबर डी. ओके, then let's move to the last question, question number 9. It states that he drank dash milk I had. He drank dash milk I had. The options are little, a little, the little, very little. Right? So, अब बात करते हैं a little, little, the little, thick, very little. Okay. Little is used in negative sense. A little is used in positive sense. The little is used in both positive and negative sense. And very little is used in very negative sense. Let me explain in a very, precise manner. I have very little hope. मेरे बहुत ही थोड़ी सी उम्मीद है.
मतलब उम्मीद बिल्कुल मर चुकी है, थोड़ी बहुत उम्मीद है, यानी बात को एक नेगेटिव तरीके से कहा जा रहा है। आई हैव अ लिटिल होप, मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद तो है, यानी बात को एक पॉजिटिव या मैं बोलूँ अफर्मेटिव तरीके से कहा जा रहा है। आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं, यानी बात को अगेन एक नेगेटिव सेंस में कहा जा रहा है। अगर हम ये वाली बात देखें, ही ड्रैंक ही ड्रैंक डैश मिल्क आई हैड, ठीक है। अब लिटिल तो आएगा ही ना, मतलब लिटिल से पता क्या चल रहा है कि मिल्क थोड़ा ही है, राइट। मिल्क जो है वो थोड़ा ही है, लेकिन थोड़ा बहुत भी जो मिल्क था वो उसने मतलब पी लिया है। थोड़ा बहुत मिल्क था बट वो उसने मतलब उसके लिए काफी है, वो उसने पी लिया। यानी हमारे सेंटेंस में एक नेगेटिव बात भी है और हमारे सेंटेंस में एक पॉजिटिव बात भी है। और अगर तो एक सेंटेंस में पॉजिटिव बात भी हो और नेगेटिव बात भी हो तो वहां पे क्या लगता है, द लिटिल। अगर सेंटेंस में सिर्फ पॉजिटिव बात हो तो आ लिटिल, अगर सेंटेंस में सिर्फ नेगेटिव बात हो लिटिल, अगर सेंटेंस में बिल्कुल ही नेगेटिव बात हो तो वेरी लिटिल। बट यहाँ पे पॉजिटिव बात क्या है कि सॉरी नेगेटिव बात क्या है कि थोड़ा ही मिल्क है, ठीक है। पॉजिटिव बात क्या है बट उसके लिए काफी है, वो उसने वो मिल्क पी लिया है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई द लिटिल। So correct option for question number 9 is A. Okay. And this complete your English series C. All questions. I hope your further tests will go well. Thank you. बेटा आज हमारा जो है मैथ का टेस्ट पेपर सीरीज 3rd का जो है पेपर हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि ये पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। अब इस पेपर के जो है हम सॉल्यूशन और आंसर डिस्कस करेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा और कैसे हमने उसको सॉल्व किया है। ठीक है, 56 क्वेश्चन है हमारा बेटा। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 10,43,152। इफ ग्रेटर नंबर इज 35,84,769, फाइंड द अदर नंबर। आपसे जो है अदर नंबर पूछा जा रहा है, तो यू नो वेरी वेल। तो इसमें बड़ा नंबर ग्रेटर नंबर क्या है हमारा 35,84,769। तो ये क्वेश्चन नंबर 56 है। तो ग्रेटर नंबर क्या है 35,84,769। अब हम इसमें करेंगे क्या, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन्स 152 यहाँ पर आ गया, 10 इधर आ गया, 4 3 इधर आ गया। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 में से 2 7, 6 में से 5 1, 7 में से 1 गया 6 और 4 में से 3 1, 8 में से 4 गया 4, 5 3 में से 1 गया 2। तो अब हम देखेंगे 2 5 4 1 5 1 7 4 1 ओके 9 minus 2 7 ओके 3 5 8 4 7 6 9 ओके 10 4 3 1 5 2। 9 में से 2 7 बचा, 6 में से 5 गया 1 बचा, 7 में से 7 में से गया 6 बचा, तो 4 में से 3 गया 1 बचा, 8 में से 4 गया 1 4 बचा। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा आ रहा है 2 5 4 1 6 1 7। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 56 का क्या होगा बेटा हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 57 में, क्वेश्चन नंबर 57 में हमसे कह रहा है इफ वी डिवाइड 0 बाय एनी नॉन जीरो नंबर यानी वो नंबर जो 0 से 0 ना हो, तो अगर हम उस नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ओके, तो आंसर क्या आएगा 0। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, 57 का बी ऑप्शन 0। अब 58 में हमसे क्या पूछा गया है, मल्टीप्लाई 40 इंटू 972 इंटू 25। 40 मल्टीप्लाई 972 इंटू 25। तो अब हम करेंगे कैसे इसको 40 इंटू 25 इंटू 972, ये ईजी हो जाएगा हमारा। ये हो गया 1000 हो गया, ये हो गया 972, तो ये क्या आएगा 972,000। तो 972,000 हमारा किस में ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 58 का ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, 58 का बी आ गया। 59 में आपसे क्या पूछा, विच इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर पहला कौन सा है 2। तो 59 का आपका ऑप्शन आएगा बी 2। 60 में आपसे क्या पूछा गया है, इफ टू नंबर हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर। अगर दो नंबर हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या है 1, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं बेटा, हम जानते हैं उन नंबरों को कहते हैं हम को प्राइम। तो ऑप्शन इसका करेक्ट क्या होगा 60 का सी। अब 61 में क्या है, एचसीएफ ऑफ टू एनी कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दो कॉन्जिक्यूटिव लगातार आने वाले नंबर
उनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। जैसे अब अगर हम 2 और 3 का एचसीएफ निकालें, 2 1 जा 2, अब यहाँ बचा 1, फिर 2, 1 2 जा 2, तो इसका एचसीएफ क्या है बेटा, 1 आ गया। तो दो लगातार आने वाले नंबरों का एचसीएफ क्या आता है, 1 आता है। तो करेक्ट ऑप्शन है 61 का ए। ओके, अब 62 में हमसे क्या पूछा गया है कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1 एंड दैट्स इट। हर नंबर जो है मल्टीपल किसका होता है, 1 का होता है और खुद का होता है। तो क्या आएगा 62 का बी। 63 फ्रैक्शन हैविंग 1 एज न्यूमरेटर, यानी वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला नंबर 1 आता है तो हम क्या कहते हैं उसको, यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं बेटा। तो 63 का ए ऑप्शन यूनिट फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 में हमसे क्या किया है, कंपेयर करना है 3/8 और 5/12 को। तो अब हमें देखने में पता चल रहा है कौन सा नंबर इसमें बड़ा है, 5/12 बड़ा है। 64 का ए ऑप्शन। ओके, 65 में क्या है, अब हमें बताना है कि यहाँ पर हम क्या लिखें, इसके नीचे क्या लिखें कि नंबर जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। अब हम जानते हैं 22 यहाँ है तो 22 यहाँ लिख देंगे, तो हम आ जाएगा 1। तो करेक्ट ऑप्शन हमें 65 का मिल गया, क्या आएगा ए। अब इसके बाद 66 में हमसे क्या पूछा गया है बेटा, 66 में आपसे पूछा गया है 7/11 माइनस 2/5 सॉल्व करना है। 7/11 माइनस 2/5। अब हम सॉल्व करते हैं, ऐसे 55 आ गया। अब हम 11 से डिवाइड करेंगे, 5 आएगा तो 7 इंटू 5 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 11 55, 2 इंटू 11। अब हम देखेंगे 35 माइनस 22 अपॉन 55, तो बेटा ये कितना आएगा, 13/55। अब 13/55 हमारा किस ऑप्शन में है बेटा, सी में, तो 66 का सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 67 मल्टीप्लाई 128.3 इंटू 100। तो इसका बहुत आसान है, 1283। अब एक के बाद डेसिमल है, या 10 आ जाएगा या 100 आ जाएगा। अब हम 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो 12830 इज द करेक्ट आंसर। तो 67 का क्या आंसर है, 12830। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, नाउ 68 का क्वेश्चन का हमारा, व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg इज 25 ग्राम। यानी ये पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम में 25 ग्राम कितना परसेंट है। तो कैसे निकालेंगे हम, 1 किलोग्राम का हम लिख देंगे 1000 ग्राम, और 25 ग्राम यहाँ पर है, इसको 100 से इंटू कर देंगे। ठीक है बेटा, तो अब इसको इस तरह से नहीं करेंगे, बल्कि और दूसरे तरीके से करेंगे हम। कैसे करेंगे इसको, इजी मेथड से करते हैं हम इसको। व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg 25 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम में 25 ग्राम की क्या कीमत है। तो 25 ग्राम ऊपर रखा हमने, 1 किलोग्राम को यहाँ रख दिया 1000। ठीक है, और 100 से इंटू कर देंगे बेटा, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब ये आया हमारा 2.5%। तो 2.5% इज द करेक्ट ऑप्शन, मींस ए। तो क्या आंसर आया, ए। ठीक है, कितना परसेंट होगा वो, 2.5%। ठीक है, 1 किलोग्राम में 25 ग्राम कितना होगा, 2.5%। अब नाउ 69 का, 69 में हमसे क्या पूछा है, व्हाट नंबर इज 10% मोर देन 100। अब ये पूछ रहा है कि 10% 100 का ज्यादा, तो 10% कितना होगा, 10 होगा। 100 में 10 जोड़ा 110। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 69 का क्या आएगा आपका, ए। 110 जो है 10% 100 का ज्यादा होगा। 70 में हमसे बेटा पूछा गया है कि कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितने का होता है बेटा, हम जानते हैं 360 का, 360 का। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, 360 डिग्री। ओके, अब इसके बाद हमसे नेक्स्ट है, इसके बाद 70 हो गया। 71 हमारा, 71 में बेटा हमसे पूछा जा रहा है अ ट्राइंगल इज वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। तो जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है यानी 90 से ज्यादा, तो वो क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। तो 71 का सी ऑप्शन, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ओके, अब 72 में बेटा क्या है, 72 में आपसे पूछ रहा है अ डायमीटर डिवाइड द सर्किल इनटू हाफ। कितने हाफ में डायमीटर डिवाइड करेगा सर्किल को। अब हम बना लेते हैं, जैसे सर्किल बना लिया हमने। ठीक है, ये डायमीटर हो गया हमारा, क्योंकि ये सेंटर है, तो ये भी क्या हो गया, इसमें डायमीटर हो गया। अब आप देखिए ये भी सेमी सर्किल है। ओके, ये भी सेमी सर्किल है। तो अब ये कितने पार्ट में डिवाइड किया, दे डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। तो आंसर इज 72 का ऑप्शन क्या होगा, बी। क्या ऑप्शन होगा, 2। अब 73 में बेटा हमसे क्या पूछा गया है, पेरीमीटर स्क्वायर का 100 है, आपको साइड बतानी है स्क्वायर। अगर मान ली पेरीमीटर 100 है तो साइड कैसे निकालेंगे, साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर हमारा किसमें ऑप्शन है, 73 का सी। 74 में हमसे पूछा गया है
कि इफ द साइड ऑफ क्यूब ऑफ वॉल्यूम 2197 के का वॉल्यूम जो है आपको बताना है कि वो कितना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम निकाल लेते हैं 2197 का। 2197 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 13 से कर लेते हैं, 13 और इधर 89, 13 6 13 7 91, 13 6 ये हो गया 78 और 13 9 117, 13 13 169। तो ये बेटा क्यूब किसका बना, 13 का। तो वॉल्यूम अगर आपको दिया है क्यूब रूट 2197, तो ये बेटा किसके बराबर होगा 2197, 13 सेंटीमीटर के बराबर। तो करेक्ट ऑप्शन है सी 74 का। अब 75 में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए 75 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ये 75 क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। 75 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। 75 क्वेश्चन में आपसे देखिए, 75 क्वेश्चन में वो पूछ रहा है आपसे, अ स्क्वायर हैज पेरीमीटर 64। एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर कितना है, 64 पेरीमीटर है। ओके, अब आपको ये बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया के लिए हमें क्या है, पहले साइड ढूंढनी पड़ेगी। तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देते हैं हम, 64 को 4 से करेंगे क्या आएगा, 16 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब यू नो वेरी वेल 16 मल्टीप्लाई 16 कितना होगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा किस ऑप्शन में है, 75 में, ए। 76 में बेटा आपसे क्या पूछा गया है, कन्वर्ट 500 ग्राम इंटू किलोग्राम। 500 किलोग्राम, 500 ग्राम को किलोग्राम में करना है। 500 ग्राम 1000 से आप डिवाइड कर दिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5/10 केजी आ गया। यानी 5/10 केजी का मतलब क्या है, 0.5 केजी। तो 76 का ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, 0.5 केजी, बी ऑप्शन। 77 में आपसे क्या पूछा गया है, कन्वर्ट 3 मिनट इंटू 60 सेकेंड। अब हम जानते हैं 1 मिनट में बेटा कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ओके, अब हमसे पूछ रहा है वो 3 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो 3 इंटू 60 कर देंगे, 180 सेकंड, 180 सेकंड होंगे। अब आप बताइए 180 सेकंड ऑप्शन बेटा किसमें है, 77 में, ए में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, ए, 180 सेकंड। अब 78 में आपसे क्या पूछा गया है, 78 में जीवन जो है वो स्कूल नहीं आता 25 जनवरी से 7 फरवरी। तो ये पूछा कितने दिन एब्सेंट रहा। अब हम लगा सकते हैं कि 25 जनवरी, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 की होती है जनवरी। अब हम फरवरी में आ जाते हैं, 1 फेब, ठीक है, एक हो गया, 2 फेब, 3 फेब, 4 फेब, ठीक है, फरवरी, और इसके बाद 5 फरवरी, ओके, 6 फरवरी और 7 फरवरी। अब हम डेट के काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कितने दिन वो जो है एब्सेंट रहा, 14 डेज। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बेटा क्या होगा, 78 का आपका ए, 14 डेज। अब इसके बाद आपसे पूछा गया है 79 में कि 1 लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। अब हम जानते हैं लीप ईयर किसे कहते हैं बेटा, जिसमें जो लीप ईयर का मतलब ये होता है कि जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो 1 लीप ईयर में अब आप जान सकते हैं वैसे कितने दिन होते हैं ईयर में, 365। क्योंकि फरवरी 29 की हो जाती है लीप ईयर में, तो टोटल डेज कितने हो गए, 366 डेज। तो 366 ऑप्शन आपका क्या है, बी। अब 80 है, देखिए 80 में क्या पूछा है बेटा, लॉस इज इक्वल टू, लॉस किसके बराबर होता है हमारा, ये फॉर्मूला है, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एसपी। तो एसपी किसमें दिया हुआ है इसमें ऑप्शन में, बी, 80 का बी। अब 81 है, तो 81 में हमसे पैटर्न के बारे में पूछा गया है बेटा। तो 81 का जो हम पैटर्न है उसको बताते हैं कि 81 में पैटर्न कैसे हम करेंगे, ठीक है। 81 में हमसे पैटर्न के बारे में पूछा गया है, ओके। तो 81 हम पैटर्न के बारे में आपको बताते हैं, ये पैटर्न किस तरह से है। 81 में आपको पैटर्न दिया हुआ है 7 9 11 13। अब आप देखिए सब में 2 2 का फर्क, 2 2 का फर्क है, तो अगला नंबर जो आएगा 2 के बाद आएगा, यानी 15। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा बेटा, ए, 81 का ए हो जाएगा। अब 82 में पूछा गया है आपसे कि व्हेन डाटा कलेक्ट नोटेड डाउन अरेंज, जब डाटा को किसी खास ऑर्डर में अरेंज किया जाता है तो वो डाटा क्या कहलाता है, रॉ डाटा। तो ये 82 का बी ऑप्शन, 82 का बी आएगा, रॉ डाटा, ओके। अब 83 बेटा, 83 में आपसे क्या पूछा गया है
83 में पूछा गया है कि डाटा को अगर टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, टेलीमार्क्स यूज करते हैं बेटा। तो 83 का बी ऑप्शन टेलीमार्क्स। ओके, फिर इसके बाद 84 है बेटा। 84 में पूछा गया है कि अगर 5% नंबर का 100 है तो 15% क्या होगा, तो अब हम इसको कर लेते हैं। 5/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 100। तो अब हम देखते हैं 5x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया आपका, चाहे तो यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं इसको, 5 1 5, 5 2 10, 20 आ गया। तो x इज इक्वल टू 20 इंटू 100। तो ये x हमारा कितने के बराबर हो गया बेटा, 2000 के बराबर हो गया। लेकिन अब हमें 15% निकालना है इसका। तो 15% कैसे निकालेंगे, 15/100 इंटू 2000। 2 0 से 2 0 कैंसिल आ गए, तो ये कितना आ गया 300। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा हमारा इसमें क्या हुआ 84 में बी। ठीक है, तो 5% नंबर का 100 था तो 15% कितना हो गया 300। अब 85 में एवरेज निकालना है और फर्स्ट 5 ऑड नंबर का 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। अब हम जोड़ लेते हैं इनको, क्या निकाल रहे हैं हम, इसका एवरेज। तो एवरेज होता है बेटा सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो ये हो गया हमारा 9 और 7 16 और 4 20 21 और 3 ओके 24 और 1 25 हो गया। अब 25 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। 85 का हमारा क्या हो गया ए। तो ये इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर लिए। अब हम समझते हैं कि ये आपकी समझ में आ गया होगा, पूरा पेपर मैथ का आपका सॉल्व हो गया सीरीज का। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, कोई डाउट नहीं होगा। आप इंशाल्लाह जो है अब अच्छे से करेंगे आप, और अच्छे से किया आपने पेपर। ठीक है, हैव अ नाइस डे।